बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिर्फ 9th बायोलॉजी बायोलॉजी और इसमें हम क्या करने जा रहे थे? इसमें हम ऑर्गन सिस्टम्स का ओवरव्यू ले रहे थे, ठीक है। और ये होगा इसका पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो लाजमी देख लीजिए। ये सीरीज़ चल रही है लेक्चर्स की। ये सारे सिस्टम एक साथ ही इनका एक ओवरव्यू देने में आप लोगों को जा रहा हूँ इन सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या सबसे पहले हमने कौन सी एग्जाम्पल ली थी? हमने ह्यूमन बींग्स, इंसानों की एग्जाम्पल ली थी। और इंसानों की एग्जाम्पल के अंदर हमने सिस्टम्स मैंने आपको बताए थे कौन कौन से सिस्टम हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मजीद सिस्टम्स है, विनस सिस्टम है, आर्टरियल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम है। समझ में आ रही है बात आपको? ये सारे सिस्टम्स के मैंने आपको नाम बताए थे और उनमें से एक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके उसका एक ओवरव्यू दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से मैंने आपको क्या क्या बातें बताई थी? मैंने आपको ये बताया था कि ये सिस्टम कर क्या रहा है, ये डाइजेशन का काम कर रहा है। और डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में ब्रेक डाउन का काम होता है। कौन सी चीज़ ब्रेक हो रही है? यहाँ पर फूड जो है वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर फूड जो हम खाते हैं वो ब्रेक हो रहा है। कैसे ब्रेक हो रहा है, किस सेंस में ब्रेक हो रहा है कि फूड जो है वो बड़ा बना हुआ होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स से, यानी कि पॉलीमर्स से। और वो पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं फूड के, वो उनका टूटना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये मैंने बताया था आपको। पहले क्या कि वो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहते हैं, मैंने आपको ये बताया था। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, मैंने आपको ये बताया था। ये कहाँ काम होता है ये मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर ये काम होता है डाइजेशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम में किस जगह पर होता है? माउथ जो है वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये जो थ्रोट है जिसको हम जो है वो फेरिंक्स कहते हैं, ये भी। इसके बाद ईसोफिगस, ये भी। स्टमक, ये भी। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी। लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी। मैंने ओवरव्यू दिया है सिर्फ, इनका तफसीलात मज़ीद कुछ नहीं बताई। और मैंने आपको ये बताया था कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर जाके फाइनली आपके ये फूड जो है वो लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके, वो स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। और अब अगला मरला होता है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं किस तरह ब्लड में शामिल होते हैं। और ब्लड का काम है अब इन स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स को आगे लेके जाना और किन तक पहुंचाना? आपकी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो ब्लड की होती है। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। ये सारे सिस्टम्स आखिर एक साथ रखने की वजह क्या है? आपके जहन में सवाल आ सकता है, सर अलग अलग वीडियो बना दीजिए, आप एक ओवरव्यू क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिस्टम्स को लेके वो जब ही बिल्डअप होगा जब आप अलग अलग सिस्टम अलग अलग स्टडी ना करें, बल्कि इन सिस्टम्स को एक तसलसल के साथ स्टडी करें। क्योंकि एक जगह पर एक सिस्टम ख़त्म होता है तो अगला सिस्टम शुरू हो जाता है। आज हम जो है उसी दूसरे सिस्टम को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। फूड जो है ये लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स से स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में टूट चुका, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में से मैक्रो मॉलिक्यूल्स से ये फूड माइक्रो मॉलिक्यूल्स में टूट गया। और क्यों टूटा, इसकी ज़रूरत क्या थी, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके सेल जो है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसकी सेल मेम्ब्रेन ऐसी है, पोरस, पोर्स हैं उसके अंदर, होल्स हैं। और आप जो खाना खाते हैं वो खाना आपको नहीं चाहिए, आपकी बॉडी के सेल्स को चाहिए। तो सेल्स के पास जब ये खाना आएगा तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आएगा। तो वो इतने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कि वो इन छोटे होल्स में से गुजर नहीं सकते, और जब तक इन होल्स से गुजरेंगे नहीं सेल के अंदर जो है वो पहुंच नहीं सकते ये मॉलिक्यूल्स। सेल्स को नीड है इन मॉलिक्यूल्स की, सेल्स को नीड है इस फूड की, ये मैंने बताया था। तो इसीलिए ज़रूरत थी डाइजेशन की। स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ गए। अब ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल तक जो पहुंचेंगे, यहाँ से अगला सिस्टम शुरू होगा जिसको मैं बता रहा हूँ आपको कि वो कौन सा सिस्टम है हमारे पास।
अब यहाँ से हम अगली जर्नी शुरू करेंगे। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम से एक दूसरे सिस्टम में छलांग लगाएंगे, वहाँ जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से हिस्से से, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उर्दू में इसको कहा जाता है छोटी आंत। ये इस तरह की इसकी शेप होती है, ठीक है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके साथ ही ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी इंटेस्टाइन। तो बड़ी इंटेस्टाइन का भी यहाँ पर काम नहीं है, डाइजेशन का मरहला स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम अंदर से देखते हैं तो यहाँ पर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन से ये स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं, स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के किस में शामिल हो जाते हैं, ब्लड में शामिल हो जाते हैं। ब्लड जो है किसका हिस्सा है, किस सिस्टम का हिस्सा है? याद रखें, कोई भी पार्ट है आपकी बॉडी का वो किसी ना किसी सिस्टम का हिस्सा है। ब्लड जो है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अगला सिस्टम जो शुरू हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इसका काम है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम है इस सिस्टम का। समझ आ गई बात? इस सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? और क्या इसके कौन कौन से हिस्से हैं इसके हमारे पास हार्ट, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ब्लड, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इनको क्या कहा जाता है? इनको उर्दू में कहा जाता है खून की नालियाँ। खून की नालियाँ मतलब ब्लड वेसल्स। वेसल्स का मतलब होता है ट्यूब्स। ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। जैसे घर में पाइपलाइन बिछी हुई होती है ना, पानी की पाइपलाइंस बिछी हुई होती हैं, किचन में, बाथरूम में और गार्डन में टैंक से ये पूरा पानी सप्लाई हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ब्लड जो है वो, ये ब्लड क्योंकि ये लिक्विड है, ये फ्लो करेगा तो कुछ रास्तों पे फ्लो करेगा ना। वो रास्ते क्या हैं? वो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ट्यूब्स हैं, ये जो इनको आमतौर पे हम नसें कहते हैं। ये नसें आपको अपने हाथों में भी नजर आ रही हैं, नसें। तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स ब्लड में शामिल होंगे तो ये ब्लड ऐसे ही नहीं होगा। ये बात याद रखिए आप। ब्लड हमेशा जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। किन के अंदर होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। यानी कि ब्लड जो है वो इन ट्यूब्स में फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से भी स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स ब्लड में जो जा रहे हैं वो यकीनन किसी ना किसी ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं। और ब्लड वेसल्स में इन होने के बाद, इन ट्यूब्स में इन होने के बाद वहाँ पर जो ब्लड है उसमें ये शामिल हो जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये ब्लड वेसल्स या ट्यूब्स जो हैं या नसें जो हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये कितने किस्मों की हैं? ये 3 किस्मों की हैं। ये 3 किस्मों की हैं। क्या नाम है उनका? मैं आपको बता देता हूं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये 3 की 3 क्या हैं? ये ब्लड वेसल्स की टाइप है। ब्लड वेसल्स की क्या हैं? ये टाइप्स हैं। अब आपके घर में जो पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है पूरे घर के अंदर, जो कि ऊपर छत से वाटर टैंक से नीचे पूरे घर में ये बिछी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर पाइप जो है वो इतना मोटा है, किसी जगह पर पाइप जो है वो इतना पतला है, किसी जगह पर पाइप जो है वो इतना मोटा है। ऐसा नहीं है। पूरे घर के अंदर जो पाइप्स हैं उनका डायमीटर सेम है, उनकी थिकनेस सेम है। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आप इनको कह सकते हैं कि ये जो आर्टरीज हैं और ये जो वेन्स हैं, ये एज कंपेयर टू कैपिलरीज, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि थिक हैं,
जो कि थिक हैं, और ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक हैं। मैक्रोस्कोपिक, इसका क्या मतलब हुआ? मैक्रोस्कोपिक का मतलब, मैक्रो वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है बड़ा। मैक्रोस्कोपिक मतलब ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही नज़र आ जाएंगी। अपने हाथ में देखें, आपको नसें नज़र आ रही हैं। अब ये जो आपको नसें नज़र आ रही हैं, ये या तो आर्टरीज होंगी या वेन्स होंगी। कैपिलरीज जो हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होती है, ये बहुत छोटी होती है। बहरहाल आर्टरीज हों, वेन्स हों या कैपिलरीज हों, ये ब्लड वेसल्स हैं, तो इन सब में ब्लड तो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये वो रास्ते हैं जिन पे ब्लड फ्लो करके अपना कौन सा काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तरसील का काम करता है, चीज़ों को पहुंचाने का काम करता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ब्लड जो है, इनमें फ्लो करते हुए ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को ले रहा है, तो उसके बाद वो एक और जगह जा रहा है। वो कौन सी जगह है? वो लंग्स हैं। लंग्स से क्या मिल रहा है? उससे ऑक्सीजन गैस मिल रही है। स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन गैस दोनों को लेके ब्लड कहाँ जा रहा है? आपकी बॉडी के एक एक सेल तक जा रहा है, एक एक सेल तक जा रहा है। तो ये क्या है हमारे पास? ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। समझ में आ गई बात? पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दो पार्ट हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के डिस्कस कर लिए। एक तो ब्लड बजाते खुद, अब ब्लड के अंदर मजीद तफसील है, ब्लड के भी हिस्से हैं, ठीक है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा, अभी तो सिर्फ आप एक ओवरव्यू लें। तो एक हिस्सा तो ब्लड हो गया, दूसरा हिस्सा ब्लड वेसल्स हो गई सर्कुलेटरी सिस्टम की, और तीसरा हिस्सा जो है वो हार्ट हो गया। अक्सर बच्चे इसको प्रोनाउंस करने में गलती करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हार्ट बोलते हैं। हार्ट का मतलब होता है तकलीफ देना, ये मत बोलिएगा। हार्ट, मुंह खोल के, हार्ट। ये हिस्सा भी सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। एक बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो भी हिस्सा होगा उसका काम एक ही होगा, ट्रांसपोर्टेशन का, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो एक्चुअल जो कैरियर है, कैरी करने वाला है, चीज़ों को ले जाने वाला है, वो तो ब्लड है। अब ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ रास्ते भी तो होने चाहिए ना जिस पे से ब्लड होता हुआ जाए। वो रास्ते ये रहे, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब कोई सेंडर भी तो होगा। सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला। सेंडर मतलब भेजने वाला। अब इस ब्लड को कोई भेजेगा भी तो सही, कौन भेजेगा? ये हार्ट। ये हार्ट, इसका काम है ब्लड को भेजना। अब कैसे भेजेगा ये? क्या ब्लड को बोलेगा चले जाओ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाओ, वहाँ से स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स ले लो और लंग्स की तरफ चले जाओ, वहाँ से ऑक्सीजन गैस ले लो? क्या ब्लड को बोलेगा ये हार्ट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो कभी आवाज़ नहीं सुनी। फिर ये करेगा क्या? ये उसको पुश करेगा, धक्का देगा। क्या करेगा? ब्लड को पुश करेगा, धक्का देगा। तो पुश करने से क्या होगा कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। और एक और काम भी करेगा, ये पुल भी करेगा। ये दो काम करेगा, पुश करेगा, फेंकेगा ब्लड को, और पुल करेगा, अपनी तरफ दोबारा वापस बुला लेगा। जरा समझिएगा इस बात को। आपका हार्ट ये रहा इस जगह पर, इसका काम क्या है? भेजना। कैसे भेज रहा है? ये बोल के नहीं भेज रहा ब्लड को कि जाओ सारी चीज़ें तकसीम करके आ जाओ, नहीं, बल्कि ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, धकेल रहा है ब्लड को। और जब धक्का लगता है ब्लड को तो फिर क्या होता है? ब्लड यहाँ से निकल के हार्ट में से पूरी बॉडी के एक एक सेल तक पहुँच जाता है। और उसके बाद ये उसको पुल भी करना जानता है, खींचना भी जानता है सारे ब्लड को। सारे ब्लड को तो नहीं, ब्लड को, ब्लड के कुछ हिस्से को खींच के वापस दोबारा अपने अंदर ला सकता है। अब एक और बात हमें पता चलती है कि अगर हार्ट को ब्लड को पुश करना है या पुल करना है तो ब्लड का हार्ट के अंदर आना ज़रूरी है, तभी तो हार्ट उसको पुश करेगा। समझ आ गई बात? आने के लिए, पुश करने के लिए, पुल के लिए नहीं, खींचने के लिए नहीं, वो तो जाहिर सी बात है बाहर होगा। पुश करने के लिए, फेंकने के लिए ब्लड को, ब्लड का हार्ट के अंदर आना ज़रूरी है। तो क्या हार्ट के अंदर कुछ जगहें ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पर ब्लड आके रुकेगा? इसको मिटा दूँ? जी बिल्कुल, ऐसी जगहें बनी हुई हैं।
ऐसे खाने बने हुए हैं, ऐसी स्पेसेस बनी हुई हैं जिसके अंदर जो है ये ब्लड रुकेगा, और उनको हम कहते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। याद रहे कि हम इंसान के दिल की बात कर रहे हैं, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। इंसान के पास ऐसे हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। मतलब ब्लड जो आएगा वो ऐसे 4 खानों में आएगा, ये और ये। एक चैम्बर ये रहा, दूसरा चैम्बर ये रहा, तीसरा चैम्बर ये रहा, चौथा चैम्बर ये रहा। इस सब में ब्लड आएगा और यहाँ से क्या होगा, ब्लड, क्या कहा मैंने, ब्लड जो है पुश होगा, ब्लड धक्के के साथ बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसके लिए अब आपको इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिए कि निकलेगा कैसे। इसकी बहुत डिटेल है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये बकेट लीजिए और इसमें पानी डाल दें। बाथ स्पंज जो होता है किचन्स में रखा होता है, ठीक है, बाथ स्पंज, ये जो फोम होता है, इसको पकड़ें अपने हाथ में और इस बाल्टी के अंदर डिप कर दें। ये जो स्पंज है क्या होगा इसके अंदर, बच्चा भी बता देगा कि ये स्पंज या फोम जो है, जब आप हाथ में ऐसे पकड़ के इस पानी वाली बाल्टी के अंदर डालेंगे और अंदर ऐसे हाथ रखेंगे डाल के, तो पानी भर जाएगा इसके अंदर। भरेगा या नहीं भरेगा, बिल्कुल भरेगा, काफ़ी जगह होती है स्पंज के अंदर। अब आप क्या करेंगे, अब जैसे ही ये पूरा पानी से अंदर भर जाएगा, आपका हाथ अंदर ही है बाल्टी के, आप क्या करेंगे, अपने हाथ को स्क्वीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। हाथ को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या स्क्वीज करेंगे। इसका मतलब होता है भींच लेना। क्या मतलब होता है इसका, भींच लेना। हाथ को भींच लेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो पानी होगा वो क्या होगा, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। बाहर क्या है, बाहर भी पानी है। आपका हाथ बाल्टी के अंदर है, ये याद रहे, बाहर नहीं निकाला आपने, सब काम अंदर हो रहा है, हाथ अंदर है, स्पंज पकड़ा हुआ है। स्पंज जैसे ही हाथ अंदर लेके गए, सराउंडिंग का पानी उस स्पंज के अंदर भर गया खुद ही। आपने प्रेशर से अपने हाथ को क्या किया, स्क्वीज किया प्रेशर से, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया, भींच लिया। तो इसमें जितना पानी है वो प्रेशर से निकलेगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो बाहर भी पानी ही है, ये भी पानी ही है, पानी के अंदर ही ये प्रेशर से भी पानी निकलेगा, ठीक है। तो ये प्रेशर से जो पानी निकलेगा, आपने स्क्वीज करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, इसको रिलैक्स करेंगे। फोम है, क्योंकि जैसे ही आप अपने हाथ को रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, दोबारा पानी फोम में चला जाएगा, दोबारा पानी इस फोम में, इस स्पंज में चला जाएगा। आप फिर अंदर फिर क्या करेंगे, दोबारा स्क्वीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, स्क्वीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, स्क्वीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। क्या होगा, इससे पानी जो है वो अंदर आएगा, बाहर जाएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा। एग्जैक्टली यही सिस्टम यहाँ पर है। आपकी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल इस बकेट की ऐसी है, जिस बकेट में पानी भरा हुआ था ऊपर तक, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भरा हुआ है। और जिस तरह ये स्पंज था, इस तरह आपका ये हार्ट है। और एग्जैक्टली आपका हार्ट भी जो है ये स्पंज जैसा काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि स्क्वीज हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। पता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दिल का धड़कना, पल्पिटेशन, हार्ट पल्पिटेशन या हार्ट बीट। आप इसको फील कर सकते हैं। और आपकी पूरी बॉडी क्या है, आपकी पूरी बॉडी बकेट है, बाल्टी है बिल्कुल इसी तरह की। और इस बाल्टी में जिस तरह पानी भरा हुआ है, इस तरह आपकी पूरी बॉडी के अंदर बकेट में क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। और जिस तरह इसमें ये स्पंज फोम है, इस तरह आपका हार्ट है। आपका हार्ट भी यही काम कर रहा है। अब इस हार्ट के अंदर जो ब्लड आएगा, यहाँ पर आएगा, तो जैसे ही ये हार्ट आपका इस स्पंज की तरह क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट या स्क्वीज होगा यूं, तो इसमें से जो ब्लड है वो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकल के ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, स्क्वीज हुआ हुआ है। अब दोबारा आपका हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा। जैसे ही हार्ट आपका रिलैक्स होगा, सराउंडिंग का ब्लड दोबारा इसमें आ जाएगा, आ जाएगा, जैसे स्पंज में आ रहा था।
अब ये हार्ट यूं करेगा, इसमें मौजूद ब्लड बाहर निकलेगा प्रेशर से और दोबारा रिलैक्स होगा, सराउंडिंग में जो ब्लड है दोबारा इसमें आ जाएगा, फिर दोबारा ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है बात? इस रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं दिल का धड़कना। ब्लड आएगा बाहर जाएगा, आएगा बाहर जाएगा, इस तरह से ब्लड जो है वो क्या करेगा, पुश करेगा, और इसी तरह से पुल भी तो कर रहा है। पुश का मतलब धकेलना, तो ये देखें ये एरो जैसे ही स्क्वीज हो रहा है ब्लड पुश हो रहा है, निकल रहा है अंदर से, प्रेशर से पूरी बॉडी में चला जाता है। और इसी तरह ये ब्लड यहाँ से जैसे ही दोबारा आपका हार्ट जो है वो क्या होता है, स्क्वीज होता है, तो निकल गया ब्लड पुश, और जैसे ही रिलैक्स हुआ, खुला, इजी हो गया, तो क्या हुआ, पुल का काम हो गया, सारा ब्लड जो है सराउंडिंग का वो दोबारा इसमें आ गया। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपका ब्लड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में भेजा जाता है और बॉडी से वापस लाया जाता है इस पुश और पुल की वजह से, इस हार्ट के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गई बात? इसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लड का आना जाना लगा रहता है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, ये भी हो गया। 4 चैम्बर भी आपको मैंने इनके नाम वगैरह कुछ भी नहीं बताया ना, बहुत डिटेल है इसके अंदर, ठीक है। अब ये दूसरा सिस्टम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच कर लिया। अब देखें निज़ाम क्या है आपका। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स को, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है। अब काम है कि ये स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स सेल्स तक पहुँचे। कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। ब्लड को कौन भेजेगा? हार्ट भेजेगा। हार्ट कैसे भेजेगा? इसका ये जो पंपिंग एक्शन है इसकी मदद से हार्ट जो है वो ब्लड को भेजेगा, ठीक है। ब्लड किन रास्तों पे जाएगा? उन रास्तों को ब्लड वेसल्स कहते हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये 3 किस्मों की है, इनकी डिटेल बाद में आपको बता दूंगा। इसके अलावा ब्लड जो है वो क्या ले रहा है? वो ऑक्सीजन ले रहा है लंग्स से। लंग्स से ऑक्सीजन लेके जो है वो जा रहा है और सबको पहुंचा रहा है, ठीक है भाई। ये पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया। इसमें थोड़ा सा एक टच जो है हमने इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का आज देख लिया। पार्ट 3 के अंदर अब मज़ीद जो है हम किसको, एक और सिस्टम को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजन की बात आ रही है तो लंग्स की बात आ रही है, और लंग्स की बात आ रही है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आ रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।